हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 11 का केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। वो है हमारा रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, यानी कि आप बोल सकते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जो रॉल्ड हाफमैन थे उन्होंने बताया था कि रसायन विज्ञान केवल जो रसायन विज्ञान है वो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन्हीं का विज्ञान नहीं है, उन्हीं अणुओं का विज्ञान नहीं है, अपितु उनसे जो असंख्य अणु बन सकते हैं उन सभी का विज्ञान है। तो रसायन विज्ञान अणुओं और अनेक रूपों उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है अपितु उनसे निर्मित होकर असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है, यानी उनसे जितने भी प्रकार के असंख्य तत्व बन सकते हैं उनका भी विज्ञान हम इसको बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि विज्ञान को मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को व्यवस्थित करने के निरंतर प्रयास के रूप में हम देख सकते हैं। विज्ञान ये नहीं है कि केवल हमारी पढ़ाई के लिए ही है। विज्ञान हमारा जो जीवन है, हमारी जो प्रकृति है, उसको भी व्यवस्थित और निरंतर काम में लाने के लिए भी उपयोगी होता है। आपने अपनी पिछली जो भी कक्षाएं थी उसमें देखा था कि विज्ञान हमारी दैनिक जीवन में किस तरीके से काम आता है। जैसे दूध से दही बनना हो गया, ये लंबे समय तक अगर हम गन्ने के रस को रख देंगे तो उससे सिरका बन जाता है, लोहे में जंग लग जाती है। ये सब परिवर्तन हम दिन प्रतिदिन देखते ही हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे जो विज्ञान है उसकी बहुत सारी तरीके की शाखाओं में हमने हमारी सुविधा के अनुसार उसे बांटा हुआ है। जैसे रसायन विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, भूविज्ञान हो गया। रसायन विज्ञान को आप जानते हैं, ये केमिस्ट्री हम बोलते हैं। भौतिक विज्ञान हमारा फिजिक्स हो गया, जीव विज्ञान हमारा बायोलॉजी हो गया और भूविज्ञान हमारा जियोलॉजी हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, जो विज्ञान की ये जो शाखा है जिसका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं यानी कि रसायन विज्ञान, इसमें हम क्या देखते हैं, पदार्थों का संश्लेषण, उनके गुणधर्म और उनसे जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उन सब का हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम आगे इसका देखते हैं कि रसायन विज्ञान का जो विकास है वो कैसा हुआ। तो रसायन विज्ञान के विकास में हम पुराने दो रोचक तथ्य हम बोल सकते हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे कि इन दो रोचक वस्तुओं की खोज के कारण उभरा था। कि हमने सुना हुआ है कि पारस पत्थर जो होता है, अगर उस पर लोहे या तांबे की धातु को या कोई भी वस्तु को अगर हम टच करा दें, लोहे तांबे की हो वो, तो वो सोने में बदल जाती है। और अमृत, जिससे कि अमृत प्राप्त होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने सुना हुआ है। हम क्या जानते हैं कि जो पुरातन भारत था यानी एंशियंट टाइम का जो हमारा इंडिया था, उससे भी जुड़े हुए कुछ वैज्ञानिक तथ्यों की हमको जानकारी मिलती है। जो रसायन विज्ञान है, इसमें जो रसायन है इसका प्रमुखतः उदय अगर हम माने यानी कि उसका कीमिया यानी औषध रसायन का विज्ञान प्रमुख जो उदय हुआ वो 1300 से 1600 सी में हुआ। और आधुनिक रसायन में की जो उत्पत्ति हुई वो 18वीं शताब्दी में यूरोप के एल्केमी परंपराओं के अनुसार हुई थी, जो अरबों द्वारा लाई गई थी। इसके पश्चात हम क्या देखते हैं, दूसरी जो भी संस्कृतियाँ थी, जैसे विशेषकर हमारी चीनी और भारतीय संस्कृति में हमने क्या देखा, अलग अलग तरीके की एल्केमी परंपराएं चलती थी, जिसमें रासायनिक प्रक्रम की और तकनीकी जानकारी हमें अधिक मिलती है। जिसमें हम देखते हैं कि जो पुरातन भारत था उसमें रसायन शास्त्र को, मतलब कि हमारी केमिस्ट्री को, रसायन विज्ञान को रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया, रस विद्या, इन सभी नामों से हम जानते थे। जिसमें धातु क्रम, औषध हो गया, कांतिवर्धक, कांच रंजक आदि चीज़ें सम्मिलित थी। ठीक है, सिंध में मोहनजोदाड़ो, पंजाब में हड़प्पा में की गई योजनाबद्ध खुदाई से हमें क्या पता चलता है कि भारत में जो रसायन का विकास है वो बहुत पुराना है। ठीक है, पुरातात्विक परिणामों से ये भी पता चलता है कि जो पक्की ईंटें हैं वो हमें मिली खुदाई में, तो कहीं ना कहीं तो इन पर रसायनों का, इन सब चीज़ों का उपयोग हुआ होगा। मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता था, इसे प्राचीनतम रासायनिक प्रक्रम का भी माना जा सकता है, जिसमें वांछनीय गुण प्राप्त करने के लिए पदार्थों को मिलाकर ढाला और अग्नि द्वारा गर्म किया जाता था। मोहनजोदाड़ो में ग्लेज किए हुए मिट्टी के बर्तनों के भी अवशेष हमने को मिले हुए हैं। निर्माण कार्य में जिप्सम सीमेंट का उपयोग वो लोग करते थे, जिसमें चूना, रेत तथा सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट भी मिला होता था। हड़प्पा के लोग फैंस बनाते थे, जो एक प्रकार का क्या था, कांच था, जिसका जो भी है वो गहने बनाने, आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता। तो इन सब चीज़ों की जानकारी जब इतना पहले से थी, तो यानी कि उनको रसायन की भी जानकारी थी, यानी रसायन विज्ञान की जानकारी थी। वो सीसा, चांदी, सोना, तांबा जैसी धातुओं को पिघला के फ्रोजन
द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। वे टिन व आर्सेनिक मिलाकर शिल्प बनाने के लिए तांबे की कठोरता सुधारते थे। और दक्षिण भारत में मस्की में 1000 से 900 BC तथा उत्तर भारत में हस्तिनापुर तक्षशिला में 1000 से 200 BC में कांच की वस्तुओं भी हमें प्राप्त हुई है। कांच के और ग्लेस को रंगने के लिए धातु के ऑक्साइड मिलाए जाते थे। तो इन सब चीज़ों से आप क्या देखते हैं कि यानी कि इतना पुराने समय से उन लोगों को रसायन की पूरी अच्छे से जानकारी होती थी, तभी तो इतना सब कुछ वो कर पाते थे। भारत में तांबे के धातु क्रम का प्रारंभ उपमहाद्वीप में ताम्र युग से से ही शुरू हो चुका। अनेक पुरातात्विक प्रमाण हैं जिनसे इसका मत को बल मिलता है कि तांबे और लोहे के निष्कर्षण की तकनीक भारत में ही विकसित हुई थी। ऋग्वेद के अनुसार 1000 से 400 BC में चर्म संस्करण कपास को रंगने का कार्य होता था। उत्तर भारत में काली पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तनों पर सुनहरी चमक को दोहराया मतलब भूला नहीं जा सकता। एक तरीके से हम बोले तो अब भी ये रासायनिक रहस्य ये है कि इन बर्तनों से पता चलता है कि भट्टियों तक का ताप कितनी दक्षता से नियंत्रित किया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समुद्र से लवण प्राप्त करने का भी हमें वर्णन मिलता है। पुराने वैदिक साहित्य में वर्णित अनेकों पदार्थों कथन आधुनिक विज्ञान की खोजों से मेल खाते हैं। तांबे के बर्तन, लोहा, सोना, चांदी के आभूषण और टेराकोटा की तख्तियाँ और चित्रकारी किए हुए मिट्टी के सलेटी बर्तन उत्तर भारत के बहुत से पुरातत्व स्थलों से प्राप्त होते। सुश्रुत संहिता में क्षारकों का महत्व समझा जाता है। चरक संहिता में पुरातन काल में अनेक भारतीयों का उल्लेख है जिनमें चरक संहिता में पुरातन काल में अनेक भारतीयों का उल्लेख है जिन्हें सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, तांबे, टिन, जस्ते के ऑक्साइड, तांबे, जस्ते और लोहे के सल्फेट और सीसे तथा लोहे के कार्बोनेट बनाना आता था। इन सब चीज़ों का उनको पहले से जानकारी थी। रसोपनिषद में बारूद बनने का विवरण है। आप देखिए यानी कि उस समय बारूद बनाना तक भी लोगों को आता था। तमिल साहित्य में गंधक, चारकोल, साल्ट पीटर यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, पारा, कपूर का उपयोग से पटाखे बनने का भी हमें विवरण मिलता है। नागार्जुन एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे। वह एक विख्यात रसायनज्ञ, एल्केमिस्ट तथा धातु विज्ञानी थे। उनकी रस रत्नाकर पारे के यौगिकों से संबंधित थी। उन्होंने धातुओं जैसे सोना, चांदी, टिन, तांबे के निष्कर्षण की भी विवेचना की। यानी उन्होंने बताया, किन्होंने बताया? नागार्जुन ने बताया जो, ठीक है। फिर 1800 CE के आसपास एक पुस्तक रसायन आई जिसमें विभिन्न प्रकार की भट्टियाँ, अवनों और क्रूसिबलों के अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयोगों की विवेचना की गई। इसमें उन विधियों का भी विवरण किया गया जिसमें ज्वाला के रंग से धातु को पहचाना जाता था। मतलब अलग अलग रंग की, हम देखते हैं ना केमिस्ट्री में हम प्रैक्टिकल करते तो अलग अलग रंग की जो धातु है का उनको बर्न होने पर कलर आता है, तो उससे हम पहचानते हैं ना कि अगर ये कलर आया तो ये वाली धातु है, इस तरीके से। फिर है कर्कपाणी ने मर्क्यूरी सल्फाइड की खोज की थी। साबुन की खोज का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। तो अगर हमसे क्वेश्चन आए कि साबुन की खोज किसने की थी, तो किन्होंने की थी? कर्कपाणी ने की थी। किसने की थी? कर्कपाणी ने। उन्होंने साबुन बनाने के लिए सरसों का तेल तथा कुछ क्षार का उपयोग किया था। भारतीयों ने 18वीं शताब्दी CE में साबुन बनाना प्रारंभ कर दिया था। साबुन बनाने के लिए अरंड यानी जो कैस्टर होता है, अरंड का तेल, महुआ के बीज और कैल्शियम कार्बोनेट का वो उपयोग किया जाता था। अजंता और एलोरा की दीवारों पर पाई गई चित्रकारी जो कि अनेक वर्ष बाद भी नई जैसी लगती है, पुरातन भारत में विज्ञान का ज्ञान शिखर पर होना सिद्ध करती है। वराहमिहिर की बृहद संहिता जिसमें 6ठी शताब्दी CE में लिखा गया था, एक प्रकार का विशेष कोश है इनमें दीवारों, छतों, घरों, मंदिरों पर लगाए जाने वाले लसदार पदार्थ को बनाने की भी हमें जानकारी मिलती है। इसे केवल पौधों, फलों, बीजों और छालों के रस से बनाया जाता था जिन्हें उबालकर गाढ़ा करने के बाद उनमें कई प्रकार के रेजिन को मिला देते थे। फिर ऐसे पदार्थों का वैज्ञानिक तरीके से अगर हम परीक्षण करने के पश्चात उनकी उपयोगिता का आकलन रोचक होगा। यानी इन सब चीज़ों को मिलाकर वो सारी चीज़ें बनाते थे। फिर हम आगे देखेंगे, ये सब इतिहास पढ़ रहे हैं हम रसायन का, है ना। फिर हम देखेंगे अर्थवेद यानी कि 1000 BC जैसे कि कई प्रतिष्ठित ग्रंथों में रंजकों का
वर्णन है, जिसमें हल्दी हो गया, मेदर हो गया, सूरजमुखी हो गया, हड़ताल हो गया, करमीज हो गया, लाख और ये शामिल है। रंगने के गुण वाले कुछ अन्य पदार्थों का उपयोग में आते थे, वे थे काप, लसिका, पातंगा, जटुका। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या थी, रंगने के उपयोग में आती थी। वराहमिहिर की बृहद संहिता में इत्र तथा कांतिवर्धकों का भी उल्लेख है। कांतिवर्धक मतलब क्रीम वगैरह का और इन सब चीज़ों का, इत्र मतलब परफ्यूम का इनका उल्लेख है। केश रंगने का रंग बनाने के लिए पौधों जैसे कि नील तथा खनिज जैसे लोह चूर्ण, काला लोहा, स्टील तथा चावल के खट्टे दलिये का अम्लीय सत्व का उपयोग करते थे वो लोग। ठीक है, फिर है गंध युक्ति में इत्र, मुख श्वासित करने में द्रव्य और नहाने के पाउडर सुगंध और टेलकम पाउडर जो होता है ना, इनका उल्लेख है। भारत में इस अवधारणा का आगमन है कि द्रव्य अविभाज्य कणों से बना है और बीसी की अंतिम सदी में दार्शनिक चिंतन के एक भाग की तरह हुआ। बीसी की अंतिम सदी में दार्शनिक चिंतन के एक भाग की तरह हुआ। 600 बीसी में जन्मे आचार्य कणाद, जिन्होंने वास्तविक नाम कश्यप था, पारंपरिक सिद्धांत के प्रस्तावक थे। उन्होंने अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन कणों को उन्होंने परमाणु यानी कि एटम के समतुल्य बताया, यानी उन्होंने परमाणु नाम दे दिया। और उन्होंने वैशेषिका सूत्र पुस्तक लिखी। उन्होंने बताया कि पदार्थ छोटी इकाइयों का समूह है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। यह अनादि अनंत अविभाज्य गोलाकार अति गुणग्राही तथा मूल अवस्था में गतिशील होते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया था कि इस एल्केमी इकाई का बोध मनुष्य की किसी भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा नहीं होता है, यानी कि इतने छोटे जो होते हैं ना परमाणु, यानी बहुत ज़्यादा किसी भी देखने से, सूंघने से, छूने से नहीं हो सकता। तो कणाद ने यह भी बताया कि परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं और पदार्थों के विभिन्न वर्गों के अनुसार इनमें भी भिन्नता होती है। उन्होंने कहा था कि अन्य संयोजन के अतिरिक्त 2 या 2 से अधिक परमाणु भी संयोजित हो सकते हैं। उन्होंने इस सिद्धांत की अवधारणा जॉन डाल्टन यानी 1766 से 1844 में लगभग 2500 वर्ष पूर्व दे दी थी। और चरक संहिता भारत का सबसे पुराना आयुर्वेदिक ग्रंथ है। इन्होंने बताया कि रोगों के उपचार का उसमें विवरण किया चरक संहिता में, और कणों के आकार को छोटा करने की संकल्पना का भी उसमें बताया चरक संहिता में। चरक संहिता में उन्होंने स्पष्ट रूप से ये सारी चीज़ों के बारे में बताया था। फिर कणों के आकार को अत्यधिक छोटा करने को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। चरक संहिता में धातुओं की भस्मों का उपयोग रोगों के उपचारों में किया जाने का वर्णन मिलता है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि भस्मों में धातुओं के नैनो यानी बहुत छोटे कण होते हैं। और एल्केमी के क्षीण हो जाने के पश्चात औषध रसायन स्थिर अवस्था में पहुंच गया, परंतु 20वीं शताब्दी में पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र के आने और उसका प्रचलन होने से यह भी क्षीण हो गया। और इस प्रगति रोधक काल में भी आयुर्वेद पर आधारित औषध विज्ञान का अस्तित्व बना रहा, परंतु ये भी धीरे धीरे क्या हो गया, क्षीण हो गया, ख़त्म हो गया। और नई तकनीकी सीखने और अपनाने में भारतीयों को 100 से 150 वर्ष का समय लग गया। इतना लंबा टाइम लगा। इस समय बाहरी उत्पाद देश में प्रवेश कर चुके थे और परिणाम स्वरूप देशज पारंपरिक तकनीक धीरे धीरे कम होने लगे। भारतीय पटल पर आधुनिक विज्ञान 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में उभरा। 19वीं शताब्दी के मध्य में तक यूरोपीय वैज्ञानिक भारत में आने लगे और आधुनिक रसायन का विकास होने लगा उसके बाद ही। तो हम जो पूरा भी सारा डिस्क्रिप्शन पढ़ा उससे क्या देखते हैं कि रसायन द्रव्य के संगठन, संरचना, गुणधर्म परस्पर क्रिया से संबंधित है। पदार्थ के मौलिक अवयवों, परमाणुओं, अणुओं के माध्यम से अधिक प्रकार से समझा भी जा सकता है। यही कारण है कि रसायन विज्ञान परमाणुओं, अणुओं का विज्ञान कहा जाता है। और परमाणु अणुओं को हम देख भी नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं। इनका भार
भी नहीं माप मतलब इनका भार माप सकते हैं क्या, इनकी उपस्थिति का अनुभव भी कर सकते हैं क्या किसी भी पदार्थ की निश्चित मात्रा में परमाणु और अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और क्या इन कणों की संख्या उनके द्रव्यमान के मध्य मात्रात्मक संबंध प्राप्त कर सकते हैं। तो इस जो ये चैप्टर हमने पढ़ा, इसमें इन सब उत्तरों को हम जानेंगे, यानी इन सब जो भी हमारी क्वेरी है उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके अतिरिक्त हम यहाँ ये भी वर्णन कर सकेंगे कि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों को उपयुक्त इकाइयों की सहायता से मात्रात्मक रूप में किस प्रकार हम दर्शा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे अगली क्लास में वो होगा हमारा रसायन विज्ञान का महत्व। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं।